नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर ए डबली रीइंफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे डबली रीइंफोर्समेंट बीम की प्रॉब्लम्स को। अब ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से मैंने डिस्कस किया था सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के बारे में। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के डिजाइनिंग स्टेप्स के बारे में मैंने बात करी थी। वहां पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल है उनको हमने सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है आरसीसी के नाम से, आप वहां पर जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहां पर सारे आरसीसी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा यहां से। तो अब बात करते हैं हम लोग डबली रीइंफोर्समेंट बीम के बारे में। तो डबली रीइंफोर्समेंट बीम में हम लोग क्या बात करने वाले हैं यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए, एनालिसिस और डिजाइनिंग के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर एनालिसिस और डिजाइनिंग के क्वेश्चन के बारे में, और यहां पर बात करेंगे एनालिसिस के दो पार्ट में। अगर मैं बात करूं यहां पर, एक तो इसके स्टेप्स के बारे में, किस तरीके से स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ना। दूसरा, इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली डिजाइनिंग में हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे, कौन कौन से हमारे स्टेप्स रहते हैं और कौन कौन से हमारे न्यूमेरिकल हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहां पर ये बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ही पसंद आएंगे। और दूसरा, आपके एग्जाम में जरूर यहां से आपको पूछने को मिलेगा, या तो आपको इनके डिजाइनिंग के एनालिसिस के स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, या फिर यहां से न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन जितना मैं कराऊंगा, मैं इतना जरूर बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि वैल्यू जरूर चेंज करे एग्जाम में, लेकिन आपका क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं वो क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर। अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो जब हम एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्समेंट बीम की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम की जरूरत क्यों पड़ी और डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या होता है कि जब कोई भी बीम होता है उसके कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में रीइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग डबली रीइंफोर्समेंट बीम कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो कंप्रेशन जोन होता है और इससे नीचे का जोन होता है ये टेंशन जोन होता है। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें जब कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में दोनों में हम लोग जब स्टील प्रोवाइड कराते हैं तो उसी को हम लोग डबली रीइंफोर्समेंट बीम कहते हैं। अब इस डबली रीइंफोर्स बीम के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करा रखा है कंप्रेशन जोन में, और ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है ये टेंशन जोन में प्रोवाइड करा रखा है। अब जब सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम की बात होती है तो सिंगली रीइंफोर्स बीम में क्या होता है, केवल टेंशन जोन में हम लोग रीइंफोर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब ये बात आती है कि भाई जो डबली रीइंफोर्स बीम है उसके अंदर हम लोग दोनों पोर्शन में, यानी कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में हम लोग रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कराते हैं, क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि जिसको हमें दोनों जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ी। तो इसको हम लोग जब प्रोवाइड कराते हैं कि जब हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट है ना वो रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा हो जाता है। बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो जब रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, लिमिटिंग बेंडिंग मूवमेंट है, एमयू लिमिटिंग, यानी कि हमारी एक लिमिट होती है बेंडिंग मूवमेंट की किसी भी स्ट्रक्चर की बियर करने की, उससे अगर ज्यादा मूवमेंट मिल रहा है। अब वो मूवमेंट कहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग फैक्टर्ड लोड लेकर के, हम जानते हैं ना डब्ल्यू यू इज इक्वल टू एल यू, एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल ई का स्क्वायर अपॉन में 8। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। तो जब हम क्या है कि हमारे पास एक जो ये बेंडिंग मूवमेंट है, ये जो बेंडिंग मूवमेंट यानी कि हम लोग एमयू लिमिटिंग की बात करें, और ये एमयू लिमिटिंग है जब हमारे पास जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट हमारी रिक्वायर लिमिट के अंदर होता है। अगर मूवमेंट इससे ज्यादा हमें मिलता है तो उसको रजिस्ट कराने के लिए हमें अलग से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने होते हैं, जो कि जिनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कंप्रेशन जोन में। तो ये जो मूवमेंट था हमारा, ये हमारा टोटल मूवमेंट था। अब देखिए टोटल मूवमेंट में से कितना रिक्वायरमेंट है,
ये एमयू लिमिटिंग हो गया, मतलब जितनी हमारी लिमिट थी। तो अगर इसकी बात करेंगे जो तीसरे फिगर में देख रहे हैं, तो टोटल में से हम लोग एमयू लिमिटिंग माइनस करेंगे, ये हमारा जितना हमें जरूरत पड़ेगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर देखूं, तो जो एमयू लिमिटिंग है, ये मान लीजिए कि मेरे पास 400 किलो न्यूटन इंटू मीटर का आया है ना, 400 किलो न्यूटन मीटर का है, ये मेरे पास लिमिटेड है। अगर मान लीजिए हमारे पास 500 किलो न्यूटन इंटू मीटर का बेंडिंग मोमेंट आता है ना, तो ये होता है हमारा ये वाला जो एमयू हम लोग बात कर रहे हैं। अगर 500 आ जाता है तो बचा कितना, ये 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इस 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी जो डेप्थ है बीम की वो रेस्ट्रिक्टेड रहे, यानी कि उतनी ही रहे। लेकिन उसके अंदर ऐसा हम लोग क्या करें जिससे हमारी बिड्थ भी और डेप्थ जो उसकी डायमेंशन है उतनी ही रहे, और हमारा जो ये है कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यही काम करते हैं, हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि जो कंप्रेशन जोन में उसमें हम लोग अलग से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये तो आपका हो गया। अब ये कितना प्रोवाइड कराएंगे बेंड, उसके लिए क्या कराना पड़ेगा फिर हमें इस बेंड मूवमेंट को, ये बेंड मूवमेंट कितना होगा। अब देखो टोटल में से अगर हम जो टोटल बेंडिंग मूवमेंट है उसमें से एमयू लिमिटिंग माइनस करेंगे, तो ये हमारा निकलेगा एक तरीके से 100 किलोमीटर इंटू मीटर, यही होता है। इसको रजिस्ट कराने के लिए हमने क्या किया है, ये जो रीइंफोर्समेंट है इनको प्रोवाइड किया है, इसीलिए हम लोग डबली रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं फिगर, एक जो फिगर है सेक्शन 1 वाला, अगर हम सेक्शन 1 वाले फिगर की बात कर रहे हैं, तो ये फिगर 1 है। अगर मान लीजिए मैं इसको फिगर 1 कह रहा हूं और इसको मैं फिगर 2 कह रहा हूं, तो फिगर 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा फिगर था जो हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करी थी, ये वही फिगर है ना। अब जब हम फिगर 2 की बात करें तो डबल रीइंफोर्समेंट की बात करें, तो देखिए जो हमारा एमयू है ये टोटल रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पर टोटल बेंडिंग मूवमेंट है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या है कि जो ये 3 रीइंफोर्समेंट है और ये दो रीइंफोर्समेंट है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, मेरा एमयू मिल जाएगा, है ना। यही तो किया था मैंने, एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग। तो एमयू कितना है ये, और लिमिटिंग ये है, तो ये इसके लिए आ गया था। तो टोटल एक तरीके से देखा जाए मेरे पास कौन सा है, एक एमयू है। तो एमयू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसको मैंने नाम दे दिया AST1 और इसको नाम दे दिया AST2, है ना। ये दो चीजें हो गई। अब क्या है कि अब इस पोर्शन में मैंने ये माना कि जो फिगर 1 है, इस फिगर के ऊपर क्या है, कंक्रीट है और कंप्रेशन साइड है और नीचे टेंशन साइड है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, कंप्रेशन साइड और ये टेंशन साइड। अगर हम फिगर 1 में देख रहे हैं तो फिगर 1 में ऊपर कंक्रीट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, स्टील नहीं है। लेकिन अगर हम फिगर 2 की बात करें तो फिगर 2 में हमारे पास स्टील प्रोवाइड है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दोनों फिगरों को, फिगर 1 और फिगर 2 को अगर मैं ऐड करता हूं, देखिए यही तो है, यहां पर देखिए दिस फिगर, यानी कि पहले वाला जो फिगर है, पहले वाले फिगर से जो टोटल रीइंफोर्समेंट है जिसके अंदर, तो इक्वल टू क्या होगा, ये फिगर 1 प्लस फिगर 2 इसके बराबर होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि जो टोटल रीइंफोर्समेंट है वो कितना है और उसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो हमने क्या किया है, फिगर 1 प्लस फिगर 2 इज इक्वल टू जो हमारा टोटल रीइंफोर्समेंट है। अब इसके अंदर बात करते हैं। अब हम जब यहां पर बात करते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन सा जो रीइंफोर्समेंट है वो हमें दे रखा है, उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। अब डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर जो कंप्रेशन जोन है पहले वाले में, तो हम सिंपल जानते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, इससे पहले यहां पर हमें कुछ डेटा दे रखा है जिसको हम लोग जरूरत पड़ेगी अभी। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसके सिनोनिम्स के बारे में। जैसे बी है यहां पर, अगर मान लीजिए मैं बात करूं यहां पर, ये फिगर हम देख रहे थे अभी, ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर था, इसके अंदर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, क्योंकि फिर आगे हमें कंफ्यूजन होगा, बी इज इक्वल टू यहां पर विड्थ ऑफ बीम होगा, जो हम जानते हैं विड्थ ऑफ बीम होगा। और अगर एक्स यू की बात करूं, क्योंकि ये भी निकालना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। अगर डी की बात करेंगे तो यहां पर इफेक्टिव डेप्थ होगा, ये भी हम जानते हैं इफेक्टिव डेप्थ होगा।
अगर एफएससी की बात करेंगे, ये टर्म भी यूज होगा हमारा, ये एफएससी है, और एफएससी जो होगा स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, जो कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड किया हुआ है उसमें ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। अगर बात करूं मैं यहां पर डी डैश की, तो डी डैश क्या होगा, इफेक्टिव कवर होगा, जो कि हम जानते हैं पहले भी पढ़ा है, इफेक्टिव कवर होगा। अगर हम बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी क्या होगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स यूज होंगे तो फिर हमें क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे आगे जाकर के, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, लेवल ऑफ स्टील। अगर बात करें एएससी की, एएससी क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील, स्टील इन कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड। अगर बात करें हम लोग एएसटी की, तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड, है ना। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी होंगी जिनको हमें समझना होगा। इस फिगर के अंदर अगर हम देखें, तो देखिए डी डैश क्या होगा, यहाँ पर जो डी डैश देख रहे हैं आप, ये वाला डी डैश होगा, और ये डी डैश क्या है, हम नीचे से जो इफेक्टिव कवर लेते थे ना, ये वाला, तो एक तो यहाँ पर होगा, या डी डैश कह लीजिए, ऊपर वाले का डीसी कह लीजिए, बात एक ही है। एक डी डैश ये वाला होगा, नीचे वाला, यहाँ पे भी इफेक्टिव कवर होगा, ये इफेक्टिव कवर टेंशन साइड में होगा, और ऊपर वाला भी कवर होगा, वो हमारा कंप्रेशन साइड में होगा। अब बात करते हैं आगे हम कंप्रेशन साइड की। तो देखिए हमें क्या करना होगा, जब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स हम करते हैं, जो हमने प्रीवियस में किया था। टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, वहां से हमें एक्सयू निकल जाता है। तो इसी को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सी इज इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स निकालना है, ये हमारा कंप्रेशन फोर्स है। कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। C1 कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस वाले फिगर को हम कह रहे हैं C1 सेक्शन 1 में, और यहां पर जो होगा वो C2 होगा। अब इसके बारे में जब हम बात करें C1 की, तो C1 क्या है, अगर मान लीजिए मैं फिगर 1 को देखूंगा यहां पर, यानी कि सेक्शन 1 को देखूंगा, तो सेक्शन 1 क्या है हमारा, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के अंदर हमने प्रीवियस में पढ़ा था, वही यहां पर ये C1 होगा। तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू। अगर ये आपको नहीं पता है कि ये कहां से आया है C1, तो प्रीवियस वीडियो है, जो प्रीवियस लेक्चर किया है, लिया है हमने सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम का, वहां पर अच्छे से डिस्कस किया है। तो C1 क्या हो जाएगा दिस, और जो C2 होगा, अब C2 का मतलब है सेक्शन 2 में बात कर रहे हैं, तो ये C2 क्या होगा, C2 क्या है, कंप्रेशन फोर्स है ना। C2 भी क्या है, C1 भी कंप्रेशन फोर्स था सेक्शन 1 में, और C2 भी क्या है, कंप्रेशन फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो यही स्ट्रेस इनटू एरिया है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया एफएससी, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, ये हो जाएगा इसका। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, देखिए अब हम ये माइनस करेंगे, ये चीज समझने वाली है कि यहां पर हम लोग स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं सेक्शन 2 में, जितने जगह पर, जितने एरिया पर हम लोग स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं, उतने एरिया से हम लोग कहीं ना कहीं कंक्रीट भी कम प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई जितनी जगह पर ये यहां पर स्टील प्रोवाइड हो रखा है, ये तो इतनी एरिया से हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट भी तो निकालेंगे, है ना, तभी तो हम लोग इसको स्टील को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस एरिया से आप मान लीजिए यहां पर एक सपोज कर लीजिए, ये क्या है, स्टील है। अब यहां पर इतने एरिया से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले फिगर में बता रहा हूं ये चीजें मैं, दूसरे वाले फिगर की चीज है ये, इस वाले फिगर की। तो इस एरिया से, ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस तरीके से नहीं बताता हूं मैं आपको। तो अगर मान लीजिए इस एरिया में यहां पर हमने स्टील प्रोवाइड किया है, तो इतने एरिया से हम लोग कंक्रीट भी निकालना होगा, तभी जाकर के हम लोग यहां पर स्टील प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात कहां पर होगी, ये यहां पर होगी। तो जो यहां पर है इसका स्ट्रेस भी होगा कुछ, तो स्ट्रेस किसका, कंक्रीट का माइनस कर देंगे। तो माइनस किया है ना, तभी तो हमने कंक्रीट को माइनस किया, तभी तो स्टील प्रोवाइड किया है। तो इसका एरिया होगा, तो यानी कि इतने फोर्स को माइनस कर देंगे, एक तरीके से बात हम करेंगे। तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो ये C2 हो जाएगा। अब जब ये C2 हो गया, तो हम अगर बात करें C की, तो C1 क्या होता है भैया,
C1 प्लस C2, तो ये जो C1 और C2 की वैल्यू हमने निकाली है यहां पर पुट कर दिया है ना, यहां पर हमने पुट कर दिया, ये आपका C1 हो गया और है ना, और ये आपका C2 हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये जब इनको ऐड करेंगे तो ASC कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा FSC माइनस FCC। अब बात करेंगे C आ गया हमारे पास, हमारा मकसद क्या था, C निकालना है और T निकालना है, फिर दोनों को इक्वेट करा देना है आपस में, वहीं से हमें XU मिल जाएगा, यही मकसद था हमारा। तो वही हम मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो T क्या होगा, T होगा हमारा 0.87 इंटू FI इंटू EST, दोनों का जो T है वो T टोटल है, ये वाला, ये T टोटल होगा, और टोटल T क्या होगा 0.87 इंटू FI इंटू EST। तो टेंसाइल फोर्स है ना ये, तो टेंसाइल फोर्स क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये क्या है आपका स्ट्रेस हो गया इंटू एरिया हो गया स्टील का। अब क्या करेंगे हम, जो मैंने अभी बताया था, C इज इक्वल टू टी, यानी कि कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, जो कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम इक्वेट करा देंगे। ये कौन सी वैल्यू हमारी कंप्रेशन की है और ये कौन सी वैल्यू है टेंशन की है, इन दोनों को इक्वेट कराया, इक्वेट कराने के बाद क्या मिलेगा हमें, यहां से इक्वेट कराने के बाद मिलेगा हमें XU, यही XU पर हमें बात करनी है। अब ये XU हमारा ये निकल आया, ये XU हमारा ये होगा, यही हमें निकालना था यहां तक XU, क्योंकि हम इस वजह से निकालते हैं कि XU और XU मैक्स निकाल के हम लोग टाइप ऑफ सेक्शन देखते हैं ना, किस टाइप का है, अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स है, उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। वही काम हम इसमें कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस में भी यही काम किया था। बस यहां पर फर्क इतना है कि यहां पर कंप्रेशन और टेंशन साइड दोनों में रीइंफोर्समेंट दे रखा है, उसमें केवल कंप्रेशन साइड टेंशन साइड में रीइंफोर्समेंट दे रखा था। तो अब बात करें एमयू लिमिटिंग की, तो एमयू लिमिटिंग अगर मान लीजिए मैं फिगर 1 को देख रहा हूं, फिगर 1 को देख रहा हूं, तो ये क्या होता है एमयू लिमिटिंग, एक तरीके से मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये वाली हो गई। तो फोर्स C1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करी अभी हमने, तो C1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी ये वाली, और जेड क्या है लीवर आर्म है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी जेड की वैल्यू ये वाली होगी D माइनस 0.42 XU, है ना, ये हो गया यहां पर ये वाला। अब बात करें MU2 की, तो MU2 एक तरीके से हम लोग बात करेंगे फिगर 2 पर। अब फिगर 2 के लिए क्या होगा, C2 इंटू जेड होगा, बिल्कुल होगा, और C2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, C2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने दिस, और जेड की वैल्यू इसमें क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए ये टोटल डी था और ये आपका डी डैश है, तो टोटल डी में से डी डैश माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जेड हो जाएगा। तो यहां पर MU2 के केस में ये हो जाएगा। अब MU2 इज इक्वल टू, इसको यहां पर इस तरीके से आएगा FSC, इसको कॉमन ले लेंगे ASC को, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये MU2 की वैल्यू आ गई। अब बात करें MU की, तो MU क्या था हमारा स्टार्टिंग में ही बताया हमने, है ना, फिगर में देख लेते हैं एक बार। MU क्या था हमारा, अगर हम यहां पर बात करें तो ये हमारा था, इसको हम कह रहे थे MU, इस वाले के लिए MU था ये, MU क्या था MU लिमिटिंग प्लस MU2, इसको ऐड कर दिया है, ये ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या होगी MU की वैल्यू होगी। तो MU की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू हमें बेसिकली निकालनी थी। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि जो हमारे पास ये था इसमें हम लोगों ने FCC जो है इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। इसको नेग्लेक्ट क्यों किया है, क्योंकि FCC है क्या, FCC है यहां पर हमारा कि जो स्ट्रेस है इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, यानी कि कंप्रेशन साइड में, ये क्या है हमारा यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं इस फिगर में, यहां पर जो जितना स्टील प्रोवाइड किया है उसकी जगह जितना स्टील है जितना कंक्रीट है उसका स्ट्रेस है, तो उसका स्ट्रेस कितना होगा, बहुत नेग्लेजिबल होगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, यही हमारा जो फॉर्मूला होगा वो MU का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना होता है इसमें, एक स्ट्रेन निकालना होता है एप्सिलॉन SC। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये वाली वैल्यू है एप्सिलॉन की, इसको हमें
कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे और सिमिलर ट्रायंगल में हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, स्ट्रेन डायग्राम लेंगे और केवल इतने वाले पोर्शन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसी में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल किस तरीके से लगाते हैं, देखिए ये क्या है हमारे पास, एक्स यू हो गया है ना, ये एक्स यू हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम इसकी बात करें तो ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी, अगर मान लीजिए मैं इस वाली डेप्थ की बात करता हूं तो ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स यू, और ये वाली डेप्थ कितनी है, डी डैश है, तो एक्स यू माइनस डी डैश हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी साहब। अब इसमें क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनेगा भैया, सिमिलर ट्रायंगल ये 0.0035 अपॉन में एक्स यू है ना, इक्वल टू एप्सिलॉन एस सी अपॉन में एक्स यू माइनस डी डैश। तो ये हमने यहां पर किया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगी वो ये वाली वैल्यू होगी, यही एप्सिलॉन एससी की वैल्यू होगी, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन साइड है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर की, या फिर एक तरीके से स्टेप की, किस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करें प्रोसीजर की, तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि भाई जो स्टेप वन है, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, गिवन डेटा फाइंड करते हैं। तो गिवन डेटा में मान लीजिए कि मैं हमारे पास क्या होगा, बी और डी होगा, ये दो चीजें होंगी। एक हमारे पास एएससी होगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, और दूसरा एएसटी होगा, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। और डी डैश की बात करें तो डी डैश कवर होगा टू द कंप्रेशन स्टील। अब बात करें हम यहां पर एफएससी की, एफएससी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डैश अपॉन में डी, ये किस तरीके से करेंगे, जब हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इस वैल्यू को समझेंगे। एफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किससे, डी डैश अपॉन डी की हेल्प से। अब बात करते हैं स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री क्या होगा हमारे पास, स्टेप थ्री होगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू। एक्स यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, अभी ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये हम यहां पर एक्स यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिटरमाइन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्स यू लिमिटिंग, या फिर इसको एक्स यू मैक्स भी बोलते हैं है ना, जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक्स यू लिमिटिंग लेकर के चल रहा हूं, तो एक्स यू लिमिटिंग 0.53d होता है, किसके लिए, जब हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 250 दे रखा होता है, ये पेज नंबर 70 पर दे रखा है। और एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू 0.48d होती है एफ ई 415 के लिए। अगर एक्स यू लिमिटिंग की बात करें, एक्स यू लिमिटिंग ये होता है 0.46 होता है, ये सॉरी 0.46d, किसके लिए, जब हम ग्रेड ऑफ स्टील 500 के लिए बात कर रहे हैं। देख लेते हैं आईएस कोड में एक बार, ये वैल्यू दे रखी है हमें, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये वाली वैल्यू दे रखी है इस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए है ना। तो ये वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे एक बार कोड में, तब हम करेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं अब स्टेप 5 की। तो अगर हम स्टेप 5 में बात करें तो हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस की तरह हम लोग कंपेयर करेंगे, किस किस को कंपेयर करेंगे, एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग, या फिर एक्स यू मैक्स, जो भी बोले है ना। तो अगर मान लीजिए एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग है तो अंडर इनफोर्स सेक्शन होता है वो। अगर एक्स यू बराबर है एक्स यू लिमिटिंग के तो बैलेंस सेक्शन होता है। अगर एक्स यू ग्रेटर देन है एक्स यू लिमिटिंग से तो हमारा सेक्शन कौन सा कहलाता है, ओवर इनफोर्स सेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने अभी ट्राई किया था, ये वाला फॉर्मूला। अगर मान लीजिए हमारा जो केस है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला जब होगा जब हमारा एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग होगा, यानी कि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये वाला फॉर्मूले की बात करें हम, तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारा एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग होगा। तो बस इसमें फर्क क्या है, बस यहां पर जो एक्स यू है, ये वाला एक्स यू,
दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या हो जा रहा है, बस इतना फर्क हो रहा है, जो XU है, XU की जगह हम लोग XU लिमिटिंग रख रहे हैं, बस इतना फर्क है, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। तो XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग होता है तब कौन सा सेक्शन होता है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला करेंगे, ये पहला वाला फॉर्मूला है और ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो यहां पर हमने स्टेप्स किए। अब एक चीज और पता कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा जो बीम है ये डबली रीइंफोर्स सेक्शन है या फिर सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन है। देखिए अगर हम बात करें एमयू की और एमयू लिमिटिंग की, अगर एमयू ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग होता है तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी डबली रीइंफोर्स सेक्शन, डबली रीइंफोर्स सेक्शन। अगर हमारा एमयू लेस देन एमयू लिमिटिंग होता है तब हमारी जो कंडीशन कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, वो हमारी सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन कहलाता है, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। अब एमयू की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम और एमयू लिमिटिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, डिटरमाइन द फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम 230 mm by 460 mm effective. The beam is reinforced with 216 mm diameter bars on compression side and 420 mm diameter bars on tension side. The compression bars are placed at a distance of 40 mm from टॉप। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe45 ग्रेड ऑफ स्टील। तो इसके अंदर कुछ डेटा दे रखा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। उस फिगर को थ्रू अगर हम समझेंगे तो हमें आसानी रहेगी इसको समझने के लिए। वैसे तो हमने स्टेप में जो है यहाँ पर डेटा दे रखा है उससे भी आसानी हो रही है, बट अगर हम फिगर के थ्रू समझेंगे इसको तो और ज्यादा आसानी होगी हमारे लिए। तो हमने ये कुछ इस तरीके का फिगर बनाया है, रेक्टेंगल सेक्शन का, क्रॉस रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये क्रॉस सेक्शन है, जो रेक्टेंगुलर बीम होता है उसका जो है ये क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या रखा है कि इसका जो साइज है ना, इसका जो साइज दे रखा है, ये साइज दे रखा है हमें 230 बाई 460 mm, यानी कि 230 क्या हो गई यहाँ पर विड्थ हो गई है 230 mm, और जो 460 mm कौन सी डेप्थ है, ये इफेक्टिव डेप्थ है। अच्छा, इफेक्टिव डेप्थ से पहले अगर हम देखें यहाँ पर जो डायमीटर दे रखे हैं, दो बार दे रखे हैं 16 mm डायमीटर के कॉम्प्रेशन साइड में। तो कॉम्प्रेशन साइड क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की जो साइड है वो क्या है, कॉम्प्रेशन साइड है। नीचे की साइड बात करेंगे हम लोग तो टेंशन साइड बात करेंगे। तो ऊपर की साइड में बात कर रहा है कॉम्प्रेशन साइड में, तो कितने रीइंफोर्समेंट दे रखे हैं वहां पे, हमें दो रीइंफोर्समेंट दे रखे हैं। अब दो रीइंफोर्समेंट कितने mm के दे रखे हैं, ये रीइंफोर्समेंट दे रखे हैं हमें दो बार 16 mm के, दो बार 16 के, है ना। और टेंशन साइड में कह रहा है कि 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, 4 बार बना लेंगे यहां पर, 1 2 3 और ये 4, ये 4 बार दे रखे हैं भैया यहाँ पर हमें जो है 20 mm के। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें जो है ये जो इफेक्टिव कवर है, द कंप्रेशन बार्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द टॉप, यानी कि यहां पर ये जो दे रखा है ये डी डैश की वैल्यू है एक तरीके से। तो डी डैश की वैल्यू क्या है, ये 40 mm दे रखी है। तो वही हमने यहां पर दे रखा है गिवन में, देखेंगे तो बी की वैल्यू 230, डी 460, ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो डिस्टेंस है यहां पर ये है हमारा 460 mm, और डी डैश की वैल्यू 40, और दो बार ये कंप्रेशन साइड में है, कंप्रेशन साइड में, और 4 बार ये दे रखे हैं हमें टेंशन साइड में। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब हम बात करें यहां पर एएससी की, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, तो क्या करेंगे, दो बार दे रखे हैं 16 mm के, तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अगर एएसटी में बात करेंगे तो यहां पर ये फाइंड आउट कर लेंगे, 4 बार दे रखे थे 20 mm के, तो पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, और 4 बार दे रखे हैं 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बात आती है डिटरमाइन ऑफ ए एफएससी। एफएससी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। तो ये इंपोर्टेंट किस तरीके से, एफएससी की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग कोड के थ्रू निकालते हैं, और कोड है हमारा SP16, इस कोड के थ्रू बात करते हैं हम लोग। यहां पर बात करेंगे तो इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डी डैश अपॉन डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एफएससी की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो डी डैश का मतलब है कि जो मैंने अभी बताया था, ये वैल्यू 40 दे रखी है, 40 अपॉन में डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 460, ये 460 है। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी
0.087 आ जाएगी। तो हमने जो वैल्यू ली है यहाँ पर ये 0.1 ले ली है, 0.1। अभी इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.01। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये है हमारा कोड जो है SP16। SP16 के लिए तो हमारी वैल्यू जो आ रही थी वो 0.087 आ रही थी, है तो 0.087। देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये वैल्यू डी डैश, सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से समझता हूं कि यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है डी डैश अपॉन डी की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू आपकी डी डैश अपॉन डी की वैल्यू है। ये हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है, इस ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से ये वैल्यू होंगी हमारी, है ना। तो यहां पर देखेंगे तो डी डैश अपॉन डी की जो वैल्यू है वो हमारी आई है 0.087। क्या है इसमें, तो इससे पहले क्या आएगा, ये यहां कहीं वैल्यू आएगी 0.087। तो इससे पहले क्या होगा 0.0305 और इससे आगे क्या होगा 0.10। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 0.10। तो 0.10 के लिए हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ग्रेड ऑफ स्टील 415 दे रखा है, तो 415 के लिए वैल्यू कौन सी होगी हमारी एफएससी की, ये एफएससी की वैल्यू है, ये हो जाएगी एफएससी की वैल्यू। और एफएससी की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी निकल करके आएगी इसके हिसाब से। तो ये जो कोड है ये SP16 कोड है। SP16 कोड का ये जो पेज नंबर है ये पेज नंबर 13 है ना। और ये जो टेबल है टेबल नंबर F है ना, टेबल नंबर F है। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को कंसीडर कर लिया, तो ये वैल्यू जो निकल करके आई है हमारी कितनी है 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये मैंने इस तरीके से एफएससी की वैल्यू निकाल ली, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड, एफएससी का मतलब है। अब न्यूट्रल एक्सिस की बात करें हम यहाँ पर, तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम लोग जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एएससी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, एफएससी की निकाल ली, एएससी की निकाल ली, यहाँ पर एफसी की और एफवाई है हमारे पास, बी है, तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये हमारा क्या आएगा एक्सयू की वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे एक्सयू के बाद हम लोग एक्सयू लिमिटिंग निकालेंगे। देखिए एक्सयू लिमिटिंग कहिए या फिर एक्सयू मैक्स कहिए, बात एक ही है ना। तो कहीं आपको किसी बुक में एक्सयू लिमिटिंग दे रखा होगा या फिर आपको एक्सयू मैक्स दे रखा होगा, इसके हिसाब से हम लोग कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है एक्सयू लिमिटिंग। तो एक्सयू लिमिटिंग के लिए वैल्यू होती है 0.480। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू आ गई। और ये एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू ये वाली आ गई मेरे पास 220.8 mm। इसके बाद क्या करेंगे एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। अब कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम यहां पर ये पता करेंगे कि हमारे पास ये जो सेक्शन है ये किस टाइप का सेक्शन है। तो देखिए जब एक्सयू लेस देन होता है एक्सयू लिमिटिंग से, तो ये जो इस टाइप का सेक्शन होता है हम लोग इस टाइप के सेक्शन को कहते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो कह सकता हूं मैं हैंस द सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है ना। तो यहां पर ये हमने पता कर लिया। अब इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला निकाल पुट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब स्टेप्स बताए थे तो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे यहाँ पर, यानी कि एक ही फॉर्मूला था बेसिकली। तो अंडर रीइंफोर्समेंट होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, और जब ये हमारा ओवर होता है तो यहाँ पर एक्सयू जो होता है ना वो एक्सयू लिमिटिंग बन जाता है। जहां भी एक्सयू होता है वो एक्सयू लिमिटिंग बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब है सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है, एफसीके की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू, एक्सयू की वैल्यू, डी एक्सयू की वैल्यू, एफएससी की वैल्यू हमने निकाली थी, एएससी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, डीडेक्स की वैल्यू पता है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे एमयू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो एमयू की वैल्यू निकली हमारी ये न्यूटन में आ गई, ये आंसर होगा। अगर हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर में निकालना है तो किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁶ का इसमें डिवाइड कर देंगे एबव वैल्यू में। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, यही इसके अंदर पूछा गया था, ये हमारा आंसर होगा किलो न्यूटन इंटू मीटर में। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिमिलरली इसी की तरह बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पे फाइंड द फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसीसी बीम 300 mm by 450 mm effective the beam is reinforced with 425 mm diameter bars in the tension zone. 220 mm diameter bars are placed at a distance of 50 mm from top in the compression zone. Use M20 and Fe415। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो डेटा दे रखा है ये मैंने लिख रखा है।
तो आसान तरीका हमारे पास क्या रहता है कि हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, उस फिगर से आसानी होती है हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैंने यहां पर ये फिगर बना लिया। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि भैया ये जो है 4 बार 25 mm के दे रखे हैं टेंशन साइड में। तो टेंशन साइड में कितने बार दे रखे हैं भैया, 4 बार। 4 बार दे रखे हैं यहां पे। तो 4 बार के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 और ये 4 है ना। तो ये 4 बार हो गए। अब 4 बार के लिए और हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये 4 बार हैं, कितने के हैं ये, 25 mm डायमीटर के। अगर बात करें कंप्रेशन साइड में क्या रखा है, 2 बार दे रखे हैं 20 mm के। तो ये 2 बार हो गए भैया, 1 और ये 2 है ना। अब यहां पर बात करेंगे तो ये हो गया 2 बार कितने के, 20 mm फाई के, है ना। अब यहां पर बात करें तो ये जो है दे रखा है इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये डी डैश होता है। यहां पर ये वैल्यू दे रखी है 50 mm। अब यहां पर इसकी जो विड्थ दे रखी है वो 300 mm दे रखी है। और अगर डेप्थ की बात करें तो इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, यानी कि सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट ये डेप्थ होगी, टॉप ऑफ द बीम। तो बीम के टॉप से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी ये बात करेंगे हम। तो ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मुझे क्वेश्चन में 450 mm। ये क्या है, डी की वैल्यू दे रखी है। तो यही हमने यहां पर लिख दिया स्टेप 1 कंसीडर करके, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू 4 बार टेंशन में 25 mm के, 2 बार 20 mm के कंप्रेशन साइड में, डी डैश की वैल्यू दे रखी है, सारा डेटा दे रखा है हमें, एफ सी के की वैल्यू दे रखी है, एफ वाई की वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए एस टी निकाल लेंगे। ए एस टी की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर ए एस सी की बात करें तो ए एस सी की वैल्यू ये मिल जाएगी हमें। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एफ एस सी निकालते हैं। तो एफ एस सी निकालेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह। तो डी डैश अपॉन डी करते हैं। तो डी डैश अपॉन डी करने से हमारे पास क्या आएगा, 0.11 आएगा। तो 0.11 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने SP16 कोड की तरफ जाते हैं। SP16 कोड की तरफ हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.11। तो 0.11 कहां होगा, यहां कहीं बीच में होगा, यहां कहीं ये वैल्यू बीच में होगी हमारी, इसके बीच में 0.1 और 0.15 के बीच में 0.11। तो क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 0.15। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, 0.15। और 0.15 के लिए अब हम एफएससी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफएससी की वैल्यू कितनी होगी, कोड में देखेंगे। तो इसके लिए हमारा ग्रेड दे रखा है ये 415, और 415 के लिए एफएससी की वैल्यू कितनी होगी, 342। तो यही हमारी क्या होगी, एफएससी की वैल्यू होगी। इसी को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया, ये हमारा क्या होगा, एफएससी निकल आया इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे पास एफएससी की वैल्यू आ गई। अब न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, यानी एक्सयू की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो एक्सयू की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी माइनस एफ एस सी इंटू ए एस सी। तो यहाँ पर एफ आई की वैल्यू दे रखी है, ए एस टी की वैल्यू है, एफ एस सी की, ए एस सी की, बी, एफ सी के बी। तो ये सारी वैल्यू जब दे रखी है तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये वाली होगी। अब क्या करेंगे, हम लोग एक्स यू लिमिटिंग निकालेंगे। एक्स यू लिमिटिंग कहें या फिर एक्स यू मैक्स कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू Fe415 के लिए 0.48 डी होती है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 216 mm। उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आ जाती है तो हम दोनों को कंपेयर करा देते हैं। तो कंपेयर कराने पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक्स यू की वैल्यू कितनी है, 228.85, जो कि ग्रेटर देन है 216 mm से, ये एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू है। तो यहां से हमारा ये जो सेक्शन बनता है ये कैसा बनता है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो मैं कह सकता हूं यहां पर हेंस द सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड, है ना। तो ओवर रीइंफोर्स्ड के लिए अब क्या करेंगे, जब ये हमें पता चल गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है एम यू का, एम यू इज इक्वल टू दिस। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एक्स यू होता है ये एक्स यू लिमिटिंग बन जाता है, किस केस में, जब ओवर रीइंफोर्समेंट का केस होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू को क्या कर दिया, एक्स यू लिमिटिंग कर दिया।
यहां पर हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी, एफ सी के की वैल्यू, बी की वैल्यू, एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू, डी की वैल्यू, एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू, एफ एस सी की वैल्यू, ए एस सी की वैल्यू, डी की वैल्यू और डी डैश की वैल्यू। तो ये जब सारी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो ये एम यू की वैल्यू आ गई हमारी किसमें, न्यूटन इंटू एम एम में, ये आंसर होगा। अगर हम बात करें इसकी किलो न्यूटन इंटू मीटर में बात करें, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 10⁻6 से, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारी किलो न्यूटन इंटू मीटर के टर्म में। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बात करेंगे हम लोग डिजाइन स्टेप्स ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स के बारे में। तो जो डबली रीइंफोर्समेंट बीम है उसके डिजाइनिंग के क्या क्या स्टेप रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, और स्टेप नंबर 1 में रहने वाला है हमारा कि गिवन डेटा। सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं हर क्वेश्चन में, जब भी हम लोग, चाहे डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, चाहे हमारा एनालिसिस का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, किसी टाइप का हमारा न्यूमेरिकल है, तो उसमें हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि उसके अंदर क्या डेटा दे रखा है और क्या उसके अंदर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप 1 में गिवन डेटा, तो क्या क्या दे रखा है उसमें हम लोग देखेंगे। वहां पर डायमेंशन दे रखी होंगी, उसमें बी और डी की वैल्यू दे रखी होगी, या तो बी स्मॉल बी और कैपिटल डी यानी कि टोटल डेप्थ दे रखी होगी, या फिर इफेक्टिव डेप्थ दे रखी होगी, इस तरीके से दे रखा होगा। ग्रेड दे रखे होंगे स्टील के और कंक्रीट के, यानी कि एफ सी के एंड एफ आई की वैल्यू दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है तो हम यहां पर इसको एज्यूम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, है ना। अब इसके बाद बात करेंगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की। हो सकता है ये दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा है तो उसके लिए डेटा दे रखा होगा, एल की वैल्यू दे रखी होगी, इफेक्टिव लेंथ या फिर टोटल लेंथ दे रखा होगा, है ना, या फिर क्लियर स्पेन इस तरीके से दे रखा होगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे फैक्टर्ड मूवमेंट। तो फैक्टर्ड मूवमेंट कैसे निकालते हैं, एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 8। तो यहां से हम लोग या तो दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से कब निकालेंगे, जब हमें डेटा दे रखा होगा, लोड दे रखा होगा और लेंथ दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखा है तो आपको ये डायरेक्ट इस तरीके से दे रखा होगा, है ना। तो दोनों के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ एफएससी। एफएससी की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। एफएससी स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि डी डैश स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी डैश का मतलब है कि इफेक्टिव कवर की बात हो रही है कंप्रेशन साइड में, और जो स्मॉल डी है ये है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, है ना। तो इसका रेशियो निकालेंगे, इसके रेशियो से कोई एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को लेकर के जाएंगे हम लोग। हमारे पास एक कोड होता है SP16 कोड, एक कोड होता है जिसका नाम है हमारा SP16, और SP16 में हम लोग जाएंगे पेज नंबर 13 पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 13 में। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी, और ये है हमारा टेबल नंबर, ये वाला टेबल नंबर एफ। अब टेबल नंबर एफ में हम लोग डी डैश अपॉन में डी की वैल्यू निकालेंगे, वहां से कोई एक वैल्यू मिलेगी। अगर मान लीजिए ये वैल्यू मिल गई और ग्रेड हमने ये चूज कर लिया, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू हो गई। अगर मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू है इन दोनों के बीच में अगर आएगी, तो दोनों के बीच में आगे वाली वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर एफ आई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कौन से पेज पर दे रखा है, पेज नंबर 13 पर, है ना। टेबल नंबर दे रखी है एफ, यहां पर देखेंगे तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, एफएससी की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से एफएससी की वैल्यू निकालेंगे। एफएससी की वैल्यू की क्या जरूरत पड़ेगी, एफएससी की वैल्यू के बारे में डिटेलिंग बात करेंगे अभी। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग कि डिटरमाइन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सयू लिमिटिंग मैंने कहा ना, या तो हम एक्सयू लिमिटिंग कहें या फिर एक्सयू मैक्स कहें, बात एक ही है। अगर मान लीजिए आपका ग्रेड है 250, तो उसके लिए हम 0.53 डी लेंगे। एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.48 डी 415 के लिए, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.46 डी एफई 500 के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डिटरमाइन एमयू लिमिटिंग और MU2। अच्छा, MU लिमिटिंग किससे निकालेंगे, MU लिमिटिंग निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं MU लिमिटिंग इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कराएंगे। कंपेयर किस में कराएंगे, MU जो MU निकाला था हमने और MU लिमिटिंग में। अगर मान लीजिए हमारा यहां पर क्या आएगा, MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होता है, तो हम लोग डिजाइन करते हैं सेक्शन को डबली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं। तो ये कंडीशन अगर अगर हमारी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने बीम को डिजाइन करेंगे एज ए डबली रीइंफोर्स्ड बीम। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग MU2 निकालेंगे। अब MU2 निकालने के लिए हम लोग ये स्टेप नहीं करते हैं हम यहाँ पे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, MU2 निकालेंगे। और MU2 निकालने के लिए हम जाएंगे भाई
यहां पर जो एमयू निकाला है उसमें से एमयू लिमिटिंग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा MU2। अब MU2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारा स्टेप नंबर 5। अब डिटरमाइन करेंगे यहां पर AST, और AST निकालने के लिए AST टोटल AST निकालेंगे, और AST को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो AST1 और AST प्लस AST2, इन दोनों पार्ट में ब्रेक करेंगे इसको। तो AST1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, है ना। तो और या फिर दूसरा हम लोग पेज नंबर 96 पर जाएंगे IS 456 में, ये हमें फॉर्म कोड में दे रखा है ये वाला, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां से निकाल सकते हैं पेज नंबर 96 पर जाकर के, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, यहां से AST मिल जाएगा। और यहां पर AST2 की बात करें तो AST2 के लिए हम लोग जाएंगे पेज नंबर 96 पर, यहां पर अगेन जाएंगे पेज नंबर 96 पर, ये हमारा पेज नंबर 96 है, और पेज नंबर 96 पर ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, MU लिमिटिंग इज इक्वल माइनस MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल टू FSC इंटू ASC डी माइनस में D डैश। अब इसके लिए यहां पर अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हम यहां पर करेंगे 0.87 इंटू FI D माइनस के D डैश, तो यहां से AST2 मिल जाएगा। अभी हम AST की बात कर रहे हैं, अभी ASC की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे AST की वैल्यू, AST की वैल्यू क्या आएगी, AST1 और AST2 हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 6 और ये होगा 7। अब यहां पर डिटरमाइन एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड, अभी हमने टेंसर साइड में निकाला है, उसके बाद हम लोग कंप्रेशन साइड में निकालेंगे। तो कंप्रेशन साइड में किस तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील, तो ASC इज इक्वल टू MU2 FSC D माइनस के D डैश। तो यहां पर ये फॉर्मूला है आपका पेज नंबर 96 पर IS 456 2000 में। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था। तो यहां से हमें क्या निकालना है भैया, ASC निकालना है ना। ASC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ASC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर अगर मैं इसको ASC की वैल्यू निकालता हूं यहां पे, तो ASC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, MU माइनस MU लिमिटिंग अपॉन में क्या बन जाएगा, FSC और D माइनस के D डैश। जो FSC अभी मैंने SP16 टेबल से लिया था, इस वाली टेबल से जो निकाला था, ये हमारा था FSC। इसी FSC की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ASC। यही फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहां पर पुट कर रखा है, ये वाला फॉर्मूला है ना, जो कि आप देख रहे हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ASC निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन साइड। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिटेलिंग कर देंगे। तो डिटेलिंग करने के बाद हमें मिलेगा यहां पर, देखिए हमें D दे रखा होगा, B दे रखा होगा, ये है ना, D और B हो गया। अब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड निकाल लिया, उसके बाद एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड निकाल लिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो डिजाइन स्टेप है डबल रीइंफोर्समेंट बीम के लिए, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। तो अगर हम न्यूमेरिकल में बात करें तो न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है यहाँ पे, अ बीम 250 mm by 550 mm effective is subjected to a factored bending moment 300 kilonewton into meter. Determine the area of a steel required. Use M20 and FE 250 grade of steel, है ना। Assume D dash is equal to, ये D dash की वैल्यू है, D की वैल्यू नहीं है ये, यहाँ पर D dash होगा। D dash यानी कि इफेक्टिव कवर 50 mm। तो यहां पर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, डी डैश दे रखा है, एमयू दे रखा है हमें, है ना, एमयू की वैल्यू दे रखी है, एफसी के दे रखा है और एफआई दे रखा है। देखिए हो सकता है कि एफसी के एफआई दे रखा हो आपको, और हो सकता है ना भी दे रखा हो, है ना। तो इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम यहां से एज्यूम कर लेंगे अगर नहीं दे रखा होगा तो। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 2 में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफएससी। एफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो डी डैश की वैल्यू दे रखी है वो 50 दे रखी है, और डी की वैल्यू है हमारे पास 50। तो ये वैल्यू आई हमारी निकल करके 0.09। तो 0.09 अगर हम ये कहां से निकालेंगे एफएससी की वैल्यू, ये निकालेंगे SP16 कोड से, जो मैंने बताया था अभी, SP16 कोड से निकालेंगे, जो कि आपका पेज नंबर 13 पर है और टेबल नंबर F से,
है ना, ये वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार चलते हैं कोड की तरफ, वहां से ये वैल्यू देखते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए अब क्या है कि जैसे हमारी जो वैल्यू आई थी वो 0.09 थी। 0.09 का मतलब है कि वो इसके बीच में और इसके बीच में थी। यहाँ पर ये वो वैल्यू 0.09 है ना, ये वैल्यू थी हमारी 0.009। अब क्या करेंगे कि ये जो 0.009 है, ये वैल्यू क्या है कि 0.05 से तो ज्यादा है लेकिन 0.1 से कम है। तो 0.09 के अगले वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। या तो हम इंटरपोलेशन मेथड का यूज करें, है ना, वो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हम उससे नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू को हम लोग यहां पर कंसीडर करके चल लेते हैं। तो वही हमारी एफएससी की वैल्यू होती है। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी मान ली मैंने, ये वैल्यू मान ली 0.1। ग्रेड दे रखा है हमारा 250, है ना। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो हमारा जो ग्रेड दे रखा है, ये ग्रेड कौन सा दे रखा है भैया, स्टील का, ये ग्रेड दे रखा है 250। जबकि ये जो टेबल बनी है हमारी, ये टेबल बनी है हमारी 415 और 500 के लिए। तो हमारा क्या 415 और 200 500 तो है नहीं यहाँ पे। तो हमारा कौन सा ग्रेड है स्टील का जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो है 250, है ना। तो 250 के लिए क्या करते हैं, देखिए कोड में क्लियरली मेंशन है these charts have been prepared for Fs is equal to 217.5 Newton per mm square and it is directly applied cable for mild steel reinforcement stress of 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ग्रेड ऑफ स्टील 250 ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं 217.5 को, है ना। तो 217 ले लीजिए, 217.5 ले लीजिए जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, या फिर 218 ले लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी 217.5 होती है। तो हमने यहां पर जो वैल्यू कंसीडर करी है वो मैंने वैल्यू ले ली यहां पर अपनी फिजिबिलिटी के लिए 217 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसके लिए, ये जब एफ वाई 250 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली कंसीडर कर लेते हैं, डी डैश अपॉन डी के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें ये वैल्यू को चेंज करूंगा एफ वाई की वैल्यू को, तब उसके हिसाब से हम वहां से कंसीडर करेंगे। तो अब नेक्स्ट है इसमें डिटरमाइन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 0.53d होती है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, एक्सियो लिमिटिंग होगी। उसके बाद क्या करेंगे भैया, डिटरमाइन एमयू लिमिटिंग। और डिटरमाइन एमयू लिमिटिंग का मतलब है यहाँ पे, तो यहां से हमारे पास जानते हैं हम एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला ये वाला होता है। इसमें जब ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, जितनी भी वैल्यू हैं, तो ये पुट वैल्यू कर दी हमने ये सब वाली। अब इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर हमारा ये आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा न्यूटन इंटू mm आएगा। जब हम इसको 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। या फिर अगर किलो न्यूटन इंटू मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁶ से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू mm में। अब यहां पर अगर बात करें तो ये जो वैल्यू आई है ना, तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं, देखते हैं कि एमयू और एमयू लिमिटिंग में क्या है। तो एमयू की जो वैल्यू है हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें वो दे रखी है, देखो जो कंडीशन है एमयू ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग होनी चाहिए, तभी हमारा जो सेक्शन होता है वो डबली के लिए डिजाइन होता है, डबली रीइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन करते हैं। तो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई है, 224, है ना, किलो न्यूटन देखा जाए तो ये। और जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 300 किलो न्यूटन इंटू मीटर, है ना। और ये 300 किलो न्यूटन इंटू 224 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहां पर ये जो क्या है, एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग है। तो अब हम इसको किसके लिए डिजाइन करेंगे, एज ए डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर डिटरमाइन एम यू टू करेंगे। तो एम यू टू हम जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिजाइन स्टेप में बताया था कि एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग कर देंगे, है ना। तो एम यू की वैल्यू हमें ये दे रखी है और एम यू लिमिटिंग की वैल्यू ये दे रखी है। तो यहां से हमें MU2 की वैल्यू आ जाएगी। MU2 मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे AST निकालना है, और AST को हम लोग निकालेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिटरमाइन एरिया ऑफ स्टील, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि AST1 और दूसरा AST2। अब AST के लिए हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा,
AST1 आ जाएगा, और AST कितना है 2412.4 mm²। उसके बाद क्या करेंगे हम, AST2 निकालेंगे। AST2 कैसे निकालेंगे, AST2 निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना। तो MU2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, MU माइनस MU लिमिटिंग, है ना। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो MU2 आया है कैसे आया है, MU में से MU लिमिटिंग माइनस किया है, तो ये वाली वैल्यू AST की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ये हमारा AST² AST इज इक्वल टू 695 mm²। अब हमारा AST जो होता है वो क्या होता है, AST1 प्लस AST2 होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास AST की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है कि ये जो वैल्यू आई है, अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ बार में प्रोवाइड कराएंगे। ये टोटल स्टील मिल गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मैंने एज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से मान लिया है कि हम लोग 25 mm डायमीटर का बार यूज कर रहे हैं, तो अब हम उसमें नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ वन बार के लिए बात करते हैं, A5 हम लोग लिखते हैं, इसको कहते हैं एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार जिसको हम लोग A5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो यहां से A5 की वैल्यू मिल गई, एरिया ऑफ वन बार की वैल्यू मिल गई। अब नंबर ऑफ बार हमें अगर निकालने हैं तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो AST1 प्लस AST2 से जो वैल्यू आई है अपॉन में एरिया ऑफ वन बार, यहां से निकलेंगे 6.3 बार। तो 6.3 बार तो प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो हम क्या करते हैं उस केस में नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। 6.7 के बाद कितने बार प्रोवाइड कराएंगे, तो हम यहाँ पर 7 बार प्रोवाइड करा देंगे। कहां पर, टेंशन की बात चल रही है अभी, ये कंप्रेशन की नहीं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोवाइड 7 25 mm बार्स ऑफ डायमीटर बार्स। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो डिटरमाइन एरिया ऑफ ए कंप्रेशन स्टील, तो ये आपका पेज नंबर 96 IS 456 2000, ठीक है। तो यहां से जो ये फॉर्मूला था अभी जो मैंने बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला, यहां से इसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लिख लिया मैंने यहाँ पे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा भैया ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन साइड। हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया कॉम्प्रेशन साइड में, हमने मान लिया कि 16 mm का डायमीटर बार यूज कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ वन बार यानी कि A5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर, दैट इज 201 mm²। नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, जो टोटल एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड अपॉन एरिया ऑफ ए वन बार, है ना। तो ये यहां से वैल्यू आएगी 3.4। 3.4 बार प्रोवाइड नहीं कराएंगे, 0.4 हम क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 4 बार हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोवाइड 4 बार्स 16 mm डायमीटर। अब क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा 8 होगा, ये 9 नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, डिटेलिंग में हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो इसका जो विड्थ है ये 250 mm दे रखी है हमें यहाँ पे, और जो इसकी डेप्थ थी ये 550 mm दे रखी है। हमने निकाले 7 बार टेंशन साइड में, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो होता है वो टेंशन साइड होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, और हम लोग सिंपली सपोर्टेड का केस ही बात कर रहे हैं। और इससे जो न्यूट्रल एक्सिस है इससे ऊपर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रेशन साइड में, है ना। तो कॉम्प्रेशन साइड में 4 बार है 16 डायमीटर के, है ना, 50 mm का ये डी डैश था। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2, डिजाइन ए रेक्टेंगुलर beam 230 by 600 mm over an effective span of 5 meter. The superimposed load on the beam in 50 kN per meter. Effective cover to reinforcement is taken as a 15 mm. Use M20 concrete and Fe 415 steel. तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 यानी कि जो डेटा दे रखा है उसको लिख लेंगे। बी की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, लाइव लोड दे रखा है, आपको डी दे रखा है, एफ सी के दे रखा है, और एफ आई दे रखा है। अब हम डेड लोड निकाल लेते हैं। तो डेड लोड कैसे निकालते हैं, ये आपका बी हो गया इंटू डी, है ना, इंटू 1 मीटर लेंथ के लिए, तो ये आपका एक तरीके से वॉल्यूम हो गया, इंटू, है ना, 1 मीटर की लेंथ के लिए ले लिया है हमने, तो बी डी एल हो गया एक तरीके से। और ये जो 25 है, 25 क्या है, गामा ऑफ कॉन्क्रीट,
गामा ऑफ सॉरी आरसीसी। तो गामा ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना लेते हैं हम लोग, 25, है ना। तो 25 होगा, तो यहां से हम लोग डेड लोड की वैल्यू निकाल लेंगे। डेड लोड के बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल लोड निकाल लेंगे। तो टोटल लोड क्या होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल लोड आ जाएगा। तो टोटल लोड को हम क्या करेंगे, अब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टर लोड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फैक्टर लोड WU, ये आ गई वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से MU की वैल्यू निकाल लेंगे। तो MU क्या होगा, WU इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 8, है ना। तो यहां से हम लोग MU की वैल्यू निकालेंगे तो MU की जो वैल्यू आएगी वो हमारी ये वाली आएगी 250.55। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम देख रहे थे ये वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी थी। अब तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो मैंने बताया था जब स्टेप बता रहा था अभी मैं, तो यहां पर या तो आपको MU की वैल्यू दे रखी होती है या फिर उसका डेटा दे रखा होता है, तो फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो डिटरमाइन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो Fe415 है उसके लिए जो ग्रेड ऑफ स्टील होता है, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू जो होती है वो 0.48D होती है। तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्सयू लिमिटिंग की। अब यहाँ पर लिमिटिंग मूवमेंट अब क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कैसे कराएंगे, MU और MU लिमिटिंग को। देखिए MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होना चाहिए, तभी हम इसको एज ए डबली रीइंफोर्स्ड डिजाइन करेंगे, है ना। तो देखते हैं, हमने जो अभी निकाला MU की वैल्यू कितनी है 250 और MU लिमिटिंग की वैल्यू 240। तो यानी कि हम लोग जो डिजाइन करेंगे इसको एज ए डबली रीइंफोर्स डिजाइन करेंगे, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर MU लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लिया, कंपेयर करा दिया। तो MU लिमिटिंग की वैल्यू आ गई, सॉरी, ये जो है हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी 181, है ना, ये वाली वैल्यू 181, 246। तो ये एक्चुअली लिमिटिंग हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब MU2 निकालेंगे। MU2 हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, MU में से MU लिमिटिंग माइनस कर देते हैं तो यहां से MU2 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, AST निकालेंगे। तो टोटल AST निकालते हैं, AST यानी कि AST1 और AST2 सिमिलर, बिल्कुल जो अभी बताया बिल्कुल उसी की तर्ज पर है ये क्वेश्चन। अब क्या है कि MU लिमिटिंग अपॉन में 0.87 FI डी माइनस डी डैश, यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये हमारा AST यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये AST मिल गया। दूसरा हम AST2 निकालते हैं। तो AST2 निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AST2 हो जाएगा। तो AST1 प्लस AST2 इज इक्वल टू टोटल AST। तो टोटल AST क्या होगा, AST1 प्लस AST2। तो यहां से ये वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद ये वाला आंसर आ गया। तो ये होगा हमारा टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। अब इसके बाद क्या किया है, मैंने मान लिया है कि यूजिंग 20 mm डायमीटर ऑफ बार। देखिए आप है ना अपनी तरफ से मान सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये बार आप कहां से एज्यूम करके लेके आ रहे हैं, है ना। तो आप अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से आप यूज कर सकते हैं। आप क्या है 16 mm से लेकर के 25 mm तक का आप कोई भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 16, 18, 20, 22, 25 इस तरीके का, है ना। तो इनमें से कोई आप बार इस्तेमाल करेंगे तो आप नंबर ऑफ बार देख लेंगे कितने नंबर ऑफ बार आ रहे हैं। तो उस तरीके से अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ग्रेड ऑफ स्टील, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो डायमीटर को बढ़ा लेंगे तो कम आ जाएंगे, है ना। अगर मान लो बहुत कम आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डायमीटर को घटा लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एरिया ऑफ 1 बार निकाल लिया जिसको हम लोग A5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से हमें A5 की वैल्यू मिल गई, एरिया ऑफ 1 बार की। नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कराएंगे तो AST, टोटल AST अपॉन में A5 कर दिया हमने। तो यहां से हमें 4.8 बार मिल गई, यानी कि 5 बार प्रोवाइड कराएंगे। तो वही मैंने लिख दिया है, प्रोवाइड 5 बार 20 mm डायमीटर के। तो ये क्या हो गया हमारा, AST प्रोवाइडेड हो गया। तो AST प्रोवाइडेड कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 5। तो यहां से ये मिल जाएगा। अब क्या है, डिटरमाइन एरिया ऑफ ए कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन साइड से निकाल देंगे। तो जो कि मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको पेज नंबर 96, पेज 96 IS 456 2000 में, है ना। यहां से क्या मिल जाएगा, ये ASC मिल गया, ASC मिल गया और AST मिल गया। बस यही तो निकालना था हमें।
अब जो एएससी है इसको हम लोग नंबर ऑफ बार के टर्म में प्रोवाइड करा लेंगे। यहाँ पर 16 mm का प्रोवाइड करा दिया हमने बार, तो एरिया ऑफ 1 बार की वैल्यू आ गई है। तो एरिया ऑफ 1 बार की वैल्यू ये वाली आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड अपॉन में एरिया ऑफ 1 बार, तो यहाँ पर 1.93 बार, दैट इज 2 बार आ गए। अब हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे प्रोवाइड 2 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। तो एएससी प्रोवाइड, तो ये क्या करेंगे, ये हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 ये जो है इंटू π/4 इंटू ये 16 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये वैल्यू कहलाएगी आपकी एएससी प्रोवाइडेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। तो डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए हमें दे रखा था, यहाँ पे विड्थ दे रखा था, डेप्थ दे रखा था, हमने ये निकाला एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड यानी कि एएससी की वैल्यू 2 बार आए थे निकल करके 16 mm डायमीटर के। अब एएसटी निकाला ये हमने 5 बार आए थे 25 के, है ना। और डी डैश की ये वैल्यू थी और डी डैश की वैल्यू 50 mm थी। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वाला न्यूमेरिकल भी आपके समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने यहां पर समझा था कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे डबली रीइंफोर्समेंट बीम के लिमिट स्टेट मेथड से, उनके बारे में हमने समझा था। और हमने समझा था कि जो डबली रीइंफोर्समेंट बीम के न्यूमेरिकल हैं उनकी एनालिसिस कैसे होती है, एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, या फिर उनके जो एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं, ये भी हमने समझा था यहां पर। और दूसरा हमने ये समझा था कि जो डिजाइनिंग के जो क्वेश्चन है, यानी कि डिजाइनिंग के या तो स्टेप्स हैं या फिर न्यूमेरिकल हैं, दोनों को हमने समझा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो आपको एक लाइक जरूर करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक जो सब्सक्राइबर है या फिर एक लाइक है, ये मुझे बहुत मोटिवेशन का काम करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे टी बीम के साथ, तो वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे टी बीम के न्यूमेरिकल। थैंक यू, टेक केयर।